के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। इस बार का जो बजट है वो अन्य बजट से अलग इसलिए है कि इस बार डिजिटल वे में बजट को प्रस्तुत किया गया था। वो एक टैबलेट के थ्रू निर्मला सीतारमण जी ने बजट को प्रस्तुत किया था। इस बजट में बहुत सारी अच्छाइयां हैं। पहले हम अच्छे चीजों को देख लेते हैं, फिर क्या क्या गलत था उसको देख लेंगे, फिर क्या महंगा होगा, क्या घाटा होगा, आगे इसमें क्या चीज सुधार हो सकते हैं उसको देखते हैं। देखिए, हेल्थ केयर में इस बार बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है क्योंकि कोरोना ने हेल्थ केयर सेक्टर को थोड़ा सा ज्यादा बूस्ट किया था। मतलब उसमें सुधार लाने के लिए उसने क्या किया, एक नई प्रेरणा दिया। इस वजह से सरकार ने 2,20,000 करोड़ रुपए हेल्थ सेक्टर में दिया। लेकिन ये हर साल देने वाले नहीं है क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा कोविड वैक्सीन के लिए खर्च हो जाएंगे। लेकिन फिर भी सरकार ने बहुत ज्यादा ध्यान दिया है हेल्थ सेक्टर को। सरकार ने स्टार्टअप यानी नई कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए भी कई सारी योजनाएं बनाया है और कही है कि सरकार पीएलआई स्कीम को लेकर आई है। पीएलआई का मतलब होता है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। मतलब आप जितना ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, जितना ज्यादा विदेश में निर्यात करेंगे, आपको सरकार उतना ज्यादा छूट देगी। इससे क्या होगा कि नई नई स्टार्टअप कंपनियां होंगी और इन स्टार्टअप कंपनियों को टैक्स हॉलीडे में भी बढ़ावा दिया जाएगा। टैक्स हॉलीडे क्या होता है, कोई नई कंपनी जब खुलती है तो उसको शुरुआत में 2 से 3 साल एक टाइम दे दिया जाता है कि इस दौरान आपको एक भी रुपए टैक्स नहीं देना है। तो इस समय को हम लोग कहते हैं टैक्स हॉलीडे। इससे स्टार्टअप को बहुत ज्यादा फायदा होगा। भारत सरकार ने सूती वस्त्र उद्योग अर्थात कपड़ा उद्योग को काफी ज्यादा बढ़ावा दिया है क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा अगर कहीं रोजगार है तो वो कृषि और सूती वस्त्र उद्योग में। लेकिन ये असंगठित है। असंगठित उसे कहते हैं जिसके काम करने का टाइमिंग फिक्स ना हो, सैलरी फिक्स ना हो, छुट्टी फिक्स ना हो। हालांकि संगठित क्षेत्र में सबसे ज्यादा रोजगार लगभग 16 लाख लोगों को रोजगार रेलवे ने दिया है। लेकिन रेलवे एक संगठित क्षेत्र है, उसमें टाइमिंग फिक्स है कि आपको इतने बजे ड्यूटी पे आना है, आपकी सैलरी इतनी दी जाएगी, ये दिन आपकी छुट्टी के लिए होगा, यहाँ आपकी सैलरी, मतलब हर चीज वहां फिक्स है। तो जो फिक्स होता है उसे संगठित क्षेत्र कहते हैं, जो फिक्स नहीं होता है उसे असंगठित क्षेत्र कहते हैं। तो कपड़ा एवं कृषि उद्योग असंगठित क्षेत्र है। इसमें काफी ज्यादा लोगों को कपड़ा उद्योग में रोजगार मिला, इसलिए इसे ज्यादा बढ़ावा दिया गया। साथ ही सरकार ने 2 लाख कंपनियों को एमएसएमई का दर्जा दे दिया। एमएसएमई ऐसी कंपनियों को बोलते हैं, इसमें 3 श्रेणी की कंपनी आती है, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम। ये जो जिस कंपनियों को एमएसएमई का दर्जा मिल जाता है उन्हें सरकार से कुछ छूट मिल जाती है, टैक्स में छूट मिल जाती है, पेपर वर्क नहीं करना रहता है, थोड़ी बहुत मतलब बहुत सारे उनको स्कीम का फायदा मिल जाता है। इस एमएसएमई में 2 लाख नई कंपनियों को शामिल करने से स्टार्टअप बढ़ेगा और नए नए लोगों को रोजगार मिलेगा। सरकार ने इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई की सीमा 74% कर दिया। हालांकि वो बात अलग है कि जब गवर्नमेंट थे तो खुद मोदी जी एफडीआई के विरोध में थे। हालांकि खुद आरएसएस के संगठन भी इस एफडीआई में उन्होंने भी कहा है कि भाई इसको थोड़ा सा रिवाइज कीजिए। हालांकि ये गलत नहीं है, एफडीआई जरूरी है किसी भी देश के लिए। चाइना भी इतना डेवलप हुआ क्योंकि पूरी दुनिया से एफडीआई चाइना में चला आया था। तो एफडीआई गलत नहीं है, इससे इंश्योरेंस सेक्टर को बूस्ट मिलेगा और इससे कि नए नए रोजगार भी मिलेंगे। भारत सरकार बैंकों पे बढ़ रहे बोझ को ध्यान रखते हुए और एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी एनपीए उसे कहते हैं कि जो बैंक ने जिस व्यक्ति को कर्जा दिया और वो व्यक्ति या तो कर्जा चुकाने से पहले भाग गया या सरेंडर कर गया, भैया हमको फांसी दे दो, कुछ भी कर दो, हम ये बैंक ये कर्जा नहीं चुका पाएंगे, तो बैंक का तो वो पैसा फंस गया ना। बैंक जो हमें लोन देती है वो अमीर लोगों का पैसा होता है, तो अमीर का जो पैसा होता है वही लोन के रूप में जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आप अमीर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, उसको भी ध्यान रखना है। जितने ज्यादा बैंक में पैसे रखेंगे, जितने ज्यादा उतना ही बैंक क्या कर सकती है, क्रेडिट यानी लोन दे सकती है और लोगों को नए नए उद्योग खोलने में आसानी होगी। लेकिन इसमें होता क्या था कि लोग पैसे लेके भाग जाते थे। तो जब